अब इस स्थिति में जो टोटल साउथ इंडिया का 132 सीट का फिगर बना, हाँ हाँ, उसमें बीजेपी एनडीए के पास पिछले बार 27, 4, 31, 32 सीट थी टोटल। 137 है या 132? 132 में 32 सीट थी टोटल। यानी 132 की हाँ बात थी। हाँ, आज की स्थिति में भी लगभग उतनी ही 15, 30, 32 सीटें ही दिख रही हैं। के नामचीन सेफोलॉजिस्ट जो आपके अतिरिक्त दो हैं, योगेंद्र यादव जी और प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी का मानना है कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में एनडीए को अलायंस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने तो पूरे भारत का एक कंसेप्ट रख दिया है कि 300 प्लस इनकी सीटें एनडीए अलायंस को मिल रही है। तो दक्षिण और पूर्व की उनकी स्पष्ट मानना है कि दक्षिण में भी लाभ में स्थित चल रहा है एनडीए, और पूर्व में भी। इसके अपोजिट योगेंद्र यादव लगभग मैजिक आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं। वो उनका कहना है कि सरकार बीजेपी अपने दम पर नहीं बना पाएगी, यहाँ तक कि एनडीए भी 255 तक सिमट जाएगी। सेफोलॉजिस्ट सुदीप श्रीवास्तव की दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ने में क्या प्रतिक्रिया होगी, इन दोनों सेफोलॉजिस्टों को केंद्र में रखकर? देखिए, वो विद्वान लोग हैं, दोनों का अपना अनुभव है, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। किसी बात पे मैं सहमत हो सकता हूँ, किसी बात पे मैं असहमत हो सकता हूँ, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कुछ नहीं करूँगा। जहाँ तक ये बात है कि अभी मैंने बताया आपको कि दक्षिण भारत में तो लगभग जो पुरानी स्थिति थी एनडीए की वही रहेगी, लेकिन उसमें भी बीजेपी की सीटें घटेंगी, सहयोगी दल की सीट बढ़ेगी। पूर्वी भारत में जब आते हैं तो देखिएगा आप कि बहुत प्रयास मोदी जी ने किया कि बीजेडी से अलायंस हो जाए। आखिरी तक ये प्रयास होता रहा कि बीजेडी से अलायंस हो जाए, और चुनाव के शुरुआती दौर में मोदी जी बीजेडी पर, नवीन पटनायक पर हमला करने से बचते भी रहे, लेकिन नहीं हुआ अलायंस। और अंततः वो भगवान जगन्नाथ वाली कंट्रोवर्सी हुई जिसमें संबित पात्रा ने बातें कही और फिर नवीन पटनायक ने उसको तुरंत पकड़ के अटैक किया। 21 सीट है उड़ीसा। पिछले बार बीजेपी 8 सीट पाई थी, 12 सीट पाई थी बीजेडी और 1 सीट पाई थी कांग्रेस। इस बार के चुनाव में भी 1-2 सीट ही इधर उधर होगी। नवीन पटनायक का जादू खत्म नहीं हुआ है। अगर हो गया होता तो मोदी जी उससे अलायंस के लिए लड़ायत नहीं रहते। उनको पता रहता कि भाई अब तो ये चुके हुए कारतूस है, तो हम अकेले दम पर जीत जाएंगे। तो बीजेपी 8 ऑलरेडी है। कोस्टल इलाके में खासकर जो समुद्र से सटा इलाका है, उस इलाके में बीजू जनता दल अभी भी बहुत मजबूत है, जो उड़िया अस्मिता वाली बात है। तो 12 सीट अगर है बीजेडी की तो 1-2 कम हो जाएगी, अधिक से अधिक 1-2 बढ़ जाएगी। बीजेपी की 8 थी तो 1-2 ऊपर नीचे होगी। कांग्रेस के लिए अभी भी वहां बहुत स्कोप नहीं है, 1 ही सीट थी। तो ये जो राज्य है ये वैसा ही डिवाइड होने वाला है, 12-8। हाँ, चुनाव के बाद बीजेडी वो पहला दल होगा जो अगर एनडीए और बीजेपी को सीटें कम पड़ रही होंगी सरकार बनाने में, तो वो आगे बढ़कर समर्थन करेगा। वो कांग्रेस के बजाय हमेशा बीजेपी को प्रिफर करते हैं। ठीक। तो ये उड़ीसा की स्थिति है। दूसरा राज्य है झारखंड। झारखंड में भी 14 में 11 ऑलरेडी थी। आज राज्य में जेएमएम की सरकार है, पिछले बार जेएमएम की सरकार नहीं थी। और हेमंत सोरेन जेल में। इस हेमंत सोरेन को जेल में भेजे जाने का खासकर आदिवासी मतदाताओं में क्या रिएक्शन है, ये इस चुनाव में दिखेगा। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बहुत इमोशनल तरीके से और बहुत अच्छे से, कल्पना सोरेन में एक ध्यान रखिए, जैसे कि उनकी जो धर्मपत्नी हैं सोरेन जो हैं वो सरना है, ट्राइबल, और ये जो है कल्पना ये मुर्मू है, ये संथाल है, सरना और संथाल। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन डेडली है। और बीजेपी ने हालांकि बहुत कोर्स करेक्शन किया है। बीजेपी ने रघुवर दास को, एक गैर आदिवासी को सीएम बना रखा था। इस बार बीजेपी के पास में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है, जो कि जमीन के आदमी हैं,
और मजबूत नेता है। फिर भी 14 सीटें हैं, 11 ऑलरेडी था, तो बढ़ेगी कहाँ? अंत में घूम फिर के वहीं आइए आप, एक आध दो नुकसान ही होगा, बढ़ेगी नहीं भाजपा को। तो वो भी ऑलरेडी पीक पे पहुंचा हुआ स्टेट है लगभग। फिर हेमंत सोरेन ने एक चतुराई की, उन्होंने अपनी वाइफ को सीएम बनाने की जिद नहीं की, उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया। तो वो परिवारवाद भी उतना वहां पर हावी नहीं है। तो जो झारखंड की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो लगभग वही इंडिकेट कर रही है। कांग्रेस का समर्थन, संविधान का बदविरोध जो है, ये सारे मुद्दे वो अपोजिशन को ताकत दे रहे हैं। कुछ भी सोरेन जी का जेल जाने का क्या कुछ फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखिए, यही पता लगेगा कि सोरेन के जेल जाने से जो रणनीतिक निर्णय है बीजेपी का, उससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने तो भेजा इसलिए था कि ये जेएमएम की सरकार गिर जाएगी इनके जेल जाने पे। बहुत फ्रेजाइल थे 25 विधायक जेएमएम के, फिर कांग्रेस का समर्थन, फिर आरजेडी का समर्थन, तो ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरकार ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो परिवारवाद से बच गए। वो सरकार बची रही और सरकार आज भी है और चुनाव में अच्छे से लड़ रहे हैं। और जनरल जो चर्चा है, मेरे को कुछ उरांव मित्र है मेरे रांची के, वहां पे जनरल चर्चा यही है कि इस बार जेएमएम और कांग्रेस को जिताना है आदिवासियों में। अच्छा। हाँ, अगर ये होता है तो फिर वहां पर इनकी सीटें घट ही जाएंगी, कब बढ़ेंगी नहीं। अब हम आगे की स्टेट की, अब जो अगला स्टेट है वो सबसे बड़ा स्टेट है बंगाल। वो एक स्टेट ऐसा है जिसपे बीजेपी बहुत होपफुल है। कुरुक्षेत्र वहीं हो गया है। देखिए, 18 सीट 2019 में जीते थे वो, और 18 सीट जीतने के बाद वो बहुत ताकत से उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 21 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उनको ही नहीं, पूरे देश को आश्चर्यचकित किया और अपने दम पर बुरी कदर हराया। माने आप ये देखिए, 294 विधानसभा में 77 सीट बीजेपी की आई। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम हार गई, लेकिन जो जिता के लाई और सीएम है 200 के पार। कहीं ना कहीं ये बात काम की कि भैया दिल्ली में भले मोदी को वोट दिया, कलकत्ता में तो हमको दीदी चाहिए। अब अगर यही चीज प्ले कर रही है, क्योंकि ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि टीएमसी की सरकार में भी कई कमियां हैं, कोई भी अंधा भी आदमी इनकार नहीं कर सकता, और उसमें बहुत सारे मामले बीजेपी ने बहुत अच्छे से उठाए भी हैं। अभी जो संदेश खाली का मामला हुआ वो नकली आ रहा है सामने, नकली साबित हो गया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के बहुत सी चीजें हैं जो आई हैं। आलमगीर जो मंत्री थे, उनके घर से कैश का, उसके पीए के घर से कैश का पकड़ा जाना, नौकर के घर के जी। उसके पहले एक और मंत्री के घर से 8 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। तो वहां पर जो टसल है, तुष्टीकरण की भी बात आ रही है। वो तुष्टीकरण की भी बात आ रही है। और अभी हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं पूरे विनम्रता से कहूंगा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं, हाईकोर्ट को फैसले में असंवैधानिक ठहरा रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन राजनीतिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। उस फैसले में ये तक कह दिया गया है कि ये जो आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन किया गया था, वो वोट बैंक के लिए किया गया। ये देखना और ये लिखना मैं नहीं मानता कि हाई कोर्ट का काम है। अगर असंवैधानिक है तो आप उड़ा दीजिए, उसको रद्द करिए, लेकिन ऐसी टिप्पणी से बचिए। और ये भी सच्चाई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये भी सच्चाई है कि अभी एक और जज वहां से रिटायर हुए और खुलेआम बोले कि मैं बचपन से आरएसएस का मेंबर था। तो क्या अंदर तक घुस गए हैं आरएसएस? वो तो है ही ना। जब सरकार आती है, 10 साल हो गए सरकार को, और ये कट्टर सरकार है, ये अटल जी की नरम सोच की सरकार नहीं है, ये कट्टरवादी सरकार है। तो इसने तो हर विश्वविद्यालय पे, हर संस्था पे घुसपैठ की है। तो ये बंगाल में जो चुनाव में इसका होगा, दो बहुत एक्सट्रीम वो हैं व्यू। बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, 24 तक जा सकती हैं। अच्छा। हाँ, एक व्यू है
दूसरा व्यू है कि बीजेपी अपने 18 भी मेंटेन नहीं कर पाएगी। मैं फिलहाल सेफ खेलूंगा बंगाल के लिए और मैं कहूंगा कि बीजेपी की सीटें वहां बढ़ रही हैं। कारण यही है कि इस बार मोदी के लिए चुनाव हो रहा है, ममता के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। तो संदेश खाली का कोई संदेश नहीं गया। संदेश खाली एक मामला है, लेकिन उससे टीएमसी के सारे जो फैसले, कई जो मामले हैं, टीएमसी की भी तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी है ना, टीएमसी के सांसदों की भी अपनी एंटी इनकम्बेंसी है। तो जब कोई पार्टी बाहर से आके लड़ती है और वो करती है, उस मुकाबले में बीजेपी की उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहाँ। तो ये मैं अभी उसमें बोला ना, मैंने कहा इसमें थोड़ा सेफ खेलूंगा। मैं मानता हूं कि वहाँ सीटें बढ़ रही हैं भाजपा की, हाँ, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही हैं कि समीकरण बदल जाए। वो 18 थे, वो 24 हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, क्योंकि 15-18 तो ऐसी सीटें हैं जिनको जीतना बीजेपी के लिए असंभव है। वहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन 40% से ऊपर। बड़ा टक्कर का चुनाव आपकी बातों से लग रहा है कि वहाँ पर बहुत टक्कर का चुनाव है बंगाल। तो वहाँ पर अगर 5-6 सीटें बढ़ती हैं बीजेपी की, तो आप ये मानिए कि वही गेन है पश्चिमी बंगाल में। हाँ। प्लस इसके अलावा असम में 14 सीटें हैं, 9 एयर जीते थे भाजपा। हाँ, वहां पर इस बीच में डीलिमिटेशन हो गया है। डीलिमिटेशन कराने वाला बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन है हेमंत शर्मा। उसने सीटों को इस तरीके से कटवाया है कि जो माइनॉरिटी का बहुत असर था 6-7 सीटों पर, बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए, डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, उन जगहों पर भी बीजेपी जीते। उस तरीके से सीटों को डीलिमिटेशन किया गया है। कितना उसका चुनाव में परिणाम आएगा वो देखने वाली बात है। कांग्रेस वहां पर बहुत यूनाइटेड फोर्स नहीं है, टीएमसी वहां अपना अलग लाइन लेती है। तो बंगाल में, असम में भी आप ये मानिए कि असम में मोर और लेस स्थिति वही रहेगी या बढ़ेगी। हाँ, वही रहेगी। एक आध सीट इधर उधर होगा, 9 से 10 हो सकता है। हाँ। बची हुई 11 जो सीटें हैं, अरुणाचल की दोनों, मणिपुर की एक, त्रिपुरा की दोनों, ये 5 सीट बीजेपी जीती थी। मिजोरम भी है। मिजोरम नहीं, वो सहयोगी दल है। तो वो वहां आप मूल मिला के एक रखिए, टोटल झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम और उत्तर पूर्व के सारे राज्य मिला के टोटल जो सीटें हैं 42, 21, 63, 14, 77 और 25, 102। 102 में 42 सीटें पहले थी बीजेपी एनडीए के पास। 102 में 19 में 42 सीट एनडीए यानी भाजपा के पास थी। ठीक है, ये 50 तक आएंगी इस बार। ये बढ़ेगा। हाँ, वो भी बंगाल में जो बढ़ रहा है उसको अपन माने तो 50 तक आएंगी अधिक। तो यहाँ पर आसाम और बंगाल फायदा करते दिखाई दे रहे हैं। एक असम तो बहुत माइनर, बंगाल ही जो है, अगर वो बंगाल नहीं बढ़ पाए तो ये भी वैसा का वैसा रह जाएगा। तो आपका जैसे प्रशांत किशोर जी का जैसे सेफोलॉजिस्ट और आपके और योगेंद्र यादव में कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ ये वाला जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वो लीड करते हुए दिल्ली की सरकार पर असर डाल सकते हैं? देखिए, योगेंद्र जी का मानना है कि बंगाल में सीटें नहीं बढ़ेंगी। अरे अब वहां पर भी वो सीटें नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रशांत किशोर का मानना है कि बंगाल में सीटें बढ़ेंगी। और आप सेफ गेम खेल रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि बढ़ सकती है, मान रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ने वाली है कि उससे चुनाव परिणाम बहुत बदले। अच्छा, मैं अभी आपको क्या कहा कि दक्षिण के 132 और यहाँ के 102, वहां पर अगर लगभग वही रह गई स्थिति, 244 हो गए, वहां लगभग वही स्थिति रह गई जो थी। और यहाँ की स्थिति में अगर बीजेपी की 7-8 बढ़ी तो वहां घट रही है खुद की। वहां तो एनडीए बढ़ रहा है ना। हाँ हाँ। तो ओवरऑल तो बीजेपी की टैली लगभग वही आ गई था जो पिछले बार थी।